नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जाति की काट, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा हो गया है जो हर किसी की जुबान पर एक तरीके से बैठ गया है। और जब से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आगरा में ये बयान दिया, ये चेतावनी दी कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसके बाद से एक नया राजनीतिक बवंडर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों को मानो डूबते को पतवार का सहारा मिल गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जातिगत जनगणना और संविधान खतरे में है का कार्ड विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चलाया, उससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ। और पूरे देश में, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, पूरे देश में भयानक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में सहना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव हैं विधानसभा के, 9 सीटों पर। महाराष्ट्र का चुनाव है विधानसभा का और झारखंड का चुनाव है। और हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को भी बुलंद रखा और अब लगातार योगी आदित्यनाथ के दौरे पूरे देश में हो रहे हैं। और यही नारा कटेंगे तो बटेंगे, इसको एक तरीके से भाजपा, उसके सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं की जुबान पर यह नारा है। जगह जगह देश में पोस्टर लग रहे हैं और इन बयानों से एक हिंदू सेंटीमेंट्स को, सनातन वोटरों को जो मानने वाले हैं और खासतौर पर जो हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदुत्व पर आकर टिक जाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू बचेगा तो सब कुछ रहेगा, इस तरह की सोच रखने वालों के लिए ये एक अलग तरीके का बयान है, नारा है। और इसको योगी आदित्यनाथ ने जब इस्तेमाल किया तो फिर बनारस में मोहन भागवत ने भी इस पर मोहर लगाई और मथुरा में जो संघ का अभ्यास वर्ग था उसमें नंबर 2, जो आरएसएस में नंबर 2 हैं, दत्तात्रेय होश बोले, सर कार्यवाह। इन्होंने इस बयान पर आधिकारिक रूप से संघ की मोहर लगा दी और तब से राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है। तो विपक्ष की तरफ अगर देखें तो अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने तो एक तरीके से वो कुछ 2-4 कदम और आगे निकल गए। वो ये भूल गए कि किसी क्या बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर शिवपाल यादव ने कहा कि जो ऐसी बात करेगा वो बाद में पिटेगा। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को आड़े हाथ ले रहा है, वही सत्ता पक्ष हिंदुओं के मानस को झकझोरते हुए चुनावों में इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह, एक मास्टर कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये यूं कहें कि योगी का ये नारा एक बार फिर से जो जातियों में तोड़ने में विपक्ष कामयाब हुआ है लोगों को, वो एक तरीके से फिर से क्या हिंदुत्व के खांचे में लोगों को ये योगी का नारा हिंदुत्व के खांचे में एक बार फिर से फिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर आज हम मंथन में चर्चा करने जा रहे हैं कि जाति की काट, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारा आज मंथन में यही सवाल कि जाति की काट है क्या, कटेंगे बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये जाति की जो काट है, जो जाति जनगणना या जाति पॉलिटिक्स, जिसमें जातियों में विपक्ष ने, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो सनातन का खांचा 2014 में हिंदुत्व के मुद्दे पर 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो सारी जातियों को एक खांचे पर, ओबीसी, दलित, आदिवासी सबको लाकर खड़ा कर दिया, जो 2024 में वो खांचा टूटा और उस खांचे के टूटने के बाद बीजेपी मुश्किल में नजर आई
और विश्लेषकों ने या संघ परिवार ने यह कहा कि अगर इसी तरह ये रहा तो बीजेपी को सत्ता बचानी तो दूर, पूरे देश में उसके लिए संकट हो जाएगा। तो ये जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये अगर जिन लोगों को याद होगा कि जो 90 के बाद के दशक में पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल था और उस दौरान इस तरीके की बातें बहुत होती थीं, हिंदुत्व को लेकर बहुत ललकार लगाई जाती थी। आज बीजेपी को जो जातीय पॉलिटिक्स है विपक्ष की, उसकी काट करने के लिए क्या उस युग के नारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्या, 90s के नारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्या? क्योंकि कटेंगे बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पता नहीं। लेकिन पूरे देश में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और ख़ास तौर पर इस नारे को संघ के समर्थन के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में एक प्रचंड हिंदुत्व नेता के रूप में थी, उस छवि में और भी चमक आती मैं देख रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ, संघ और विपक्ष का रिएक्शन ये आपके सामने है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव के यूपी में उतार दिया है, क्या फर्क पड़ेगा? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। बहुत धन्यवाद। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। न तो देखो है, न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो संघ के जो डिप्टी हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई स्पिरिट, योगी आदित्यनाथ के इस बयान की स्पिरिट क्या है। और उन्होंने वही बात आके कह दी कि अगर बटोगे तो हिंदुत्व नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा। राष्ट्र से जोड़ते हुए इस बयान को उन्होंने राष्ट्रवादी करार दे दिया और कहा कि जब जब हिंदू समाज बटा है तब तब उस पर आक्रमण हुए हैं और वो मुश्किलों में आया है। उन्होंने कहा शब्द कुछ भी हो सकते हैं, और उन्होंने भी दोहराया बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। और अखिलेश यादव बड़ी पते की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो नारा है ये लैब में तैयार हुआ है। लैब संघ की, प्रयोगशाला संघ की, पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। तो संघ की प्रयोगशाला में क्या यह नारा तैयार हुआ है क्या? और वो कह रहे हैं कि भाई ये नारा किसी न किसी के मुंह से ये बात बुलवानी थी। संघ ने इस बार इसके लिए ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसकी छवि भी इसी तरीके की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या संघ को बीजेपी का वजूद खतरे में लगने लगा, या संघ का जो कार्यक्रम है वो खतरे में लगने लगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो संघ का कार्यक्रम डगमगा जाएगा। इस वजह से क्या योगी आदित्यनाथ का तिलक कर दिया संघ ने और उनके जरिए नारा बुलंद करवा के
एक नया हीरो संघ ने क्रिएट किया क्या? एक नया हीरो संघ ने इस देश के सनातनियों और जो हिंदुत्व और जो प्रखर हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं उनके सामने क्या ये नया नारा देने वाला ही हीरो है संघ का? ये बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सुनील द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। द्विवेदी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अनिल शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। ठाकुर राजा रईस साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मुस्लिम मंच के। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाकी ठाकुर राजा रईस साहब इसको करेक्ट करेंगे अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो। और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंथन का पहला सवाल ही ठाकुर राजा रईस से ही मैं करूंगा। जो अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल ये जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये लैब में तैयार हुआ है। ठाकुर राजा रईस साहब, ये लैब संघ की लैब है क्या? गुजरात की लैब है, उत्तर प्रदेश की लैब है, मध्य प्रदेश की लैब है? जरा दर्शकों को बताइए किस लैब में तैयार हुआ है? संघ की पहले आइडियोलॉजी समझ लीजिए, वो सनातन संस्कृति को पहली प्राथमिकता देते हुए जो 1441 के पूर्व में जब यहाँ इस्लाम नहीं था, एक भी मस्जिद नहीं थी, एक भी मुसलमान नहीं था, तब यहाँ सारे लोग हिंदू हुआ करते थे। संघ की आइडियोलॉजी ये है कि जो आज का मुसलमान है वो अभी आप ही से कन्वर्टेड है, वो अपना है, उनका डीएनए मेरा डीएनए एक है, इसलिए सारे लोग एक होना चाहिए। अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है सारे लोग एक हों और ठीक तरीके से रहें, एक बने, नेक बने और फिरका परस्ती मिटाएंगे, मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे। ये है उसकी आइडियोलॉजी। जी हेलो जी 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 मैं सुन रहा हूं, लेकिन अब जो जिस तरीके से अगर इतनी सीधी सरल आइडियोलॉजी है तो बहुत साधुवाद, बहुत बधाई आप लोगों की। इतनी बढ़िया बात योगी जी ने की और तमाम लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। फिर बहराइच क्यों हो जाता है, फिर महाराजगंज क्यों हो जाता है, फिर बहुत सारी जगह ये सब क्यों हो जाता है अगर इतना ही सीधा सरल सब कुछ है उत्तर प्रदेश में, देश में? ठाकुर राजा रईस, ऐसा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहो, अपने खानदान की पहचान बना के रखो। दीनी मजहब आपका इस्लाम है, धर्म नहीं। धर्म हमारा सनातन है और सिजरा मीन्स गोत्र, गोत्र हमारा भगवान श्री राम है। अगर मैं खान हूं तो क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय भगवान राम थे। अगर मैं बैकवर्ड हूं, घोसी हूं, तो श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं। इस तरीके से सिजरा जब मुसलमानों को उठाओगे तो उनका डीएनए एक है, सिजरा एक है, गोत्र एक है। इसलिए हिंदुत्व सर्वभौमिक मातृभाव का उपदेश देता है। सभी से प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। हिंदुत्व की शिक्षा यही है, राष्ट्र पहले पंथ संप्रदायवाद में। अखिलेश जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं वैमनस्यता और सांप्रदायिकता की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं सोचनीय और निंदनीय विचार है उनका। अच्छा, क्या इतनी सीधी अगर आप इतने सारे गोत्र बता दे रहे हैं, एक तो मैं ये बहुत बधाई देता हूं कि भाई आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमें बताई कि क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी इस बात को सुनकर। मुसलमान था केरल के पहले हिंदू राजा ने दिया, ये हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी। हमारे पूर्वजों ने गलती की तो यहाँ इस्लाम आया, मुसलमान हुए, मस्जिद बनी, पत्थर खाए, पत्थर चला रहे हैं, वो आप खुद ही देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे संदेश दिया जा रहा है, एक बनो, नेक बनो, बटोगे तो कटोगे। तो हिंदुत्व की मैथोलॉजी उठा करके देख लीजिए कि सार्वभौमिक मातृभाव का उपदेश देता है हिंदुत्व। ठाकुर राजा रईस साहब, अगर इतना सब कुछ सरल हो जाए तो इस देश में ना कश्मीर की समस्या रहेगी, ना उत्तर पूर्व की समस्या रहेगी, ना बहराइच जैसे दंगे होंगे, ना देश में इस तरीके की चीजें होंगी। अगर इस तरीके से चीजें इतनी सरल हो जाए चीज, तो वाह क्या बात है। ये तो फिर बिल्कुल राम का रामराज्य आ जाएगा यहाँ। हो गया, रामराज तो है ही है। अच्छा, आ गया है? कैसे आएगा? ये रामराज ही है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं
कांग्रेस के प्रवक्ता को ले लेता हूं। भाई आप लोग खामखा शोर मचाए पड़े हो। संघ के विचारक के तौर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं राजा रईस साहब, वो कह रहे हैं रामराज तो आ ही गया है, और जो देश का सारा मुसलमान है वो सब, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो गोत्र है, तो यहाँ मुसलमान था कहाँ जो इसको लेकर हल्ला मच रहा है, कटेंगे बटेंगे छटेंगे। शर्मा जी आप लोग की राजनीति अब आगे बढ़ने उड़ने वाली नहीं है। भैया रामराज की व्याख्यान और करा लीजिए थोड़ा सा, तो रामराज होता क्या है, तब जरा मंथन और चिंतन में आएंगे हम लोग। ऐसा है, रामराज की परिभाषा सुन लीजिए। जब रामराज था तो वहां के ऊपर 2 ही मुकदमे हैं, एक फौजदारी का और एक दीवानी का। अब आप इस कलयुग में सुन लीजिए रामराज। रामराज ये है जो जिनकी दुकानें नहीं चल रही, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, उनके लिए जो है रामराज नहीं है, हमारे लिए रामराज है। आज जो सरकार है वो रामराज की है। लीजिए, ठाकुर साहब ने सुनील द्विवेदी का काम भी खत्म कर दिया। अब मुझे लगता है इनकी भी चर्चा में बहुत इनके विचारों का मतलब नहीं है, क्योंकि वो संघ की तरफ से पैरवी कर रहे हैं भाजपा, और सबको निपटा दिया उन्होंने। भाई अनिल शर्मा, अब निपट गए आप लोग, आपका कुछ नहीं होने वाला। अब मैं बता देता हूं जी। दरअसल एक कहावत है ना पुरानी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। राजा साहब का वही हाल है। राजा साहब को जितनी भी आरएसएस की तरफ से जो पाठशाला में पढ़ाया जाता है, सारी बातें वही कहेंगे। रामराज की सही परिभाषा क्या होती है, शायद उसका व्याख्यान ये नहीं कर पाए वर्तमान में। राजा साहब उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। ठाकुर राजा रईस साहब, राजा रईस साहब, मैं मौका दूंगा आपको। अनिल शर्मा को बोलने दीजिए। चलिए ठीक, बोलने दीजिए। बोलिए अनिल शर्मा। जी जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, रामराज्य की सही परिभाषा क्या होती है वो बताने में असमर्थ है, क्योंकि आरएसएस के अंदर जो सिखाया जाता है वो व्यवस्था ही अलग है। वहां बेमनस्ता हिंदू मुस्लिम वाली सिखाई जाती है। मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बताता हूं 92 के जब हमारे आगरा में हरिद्वार दुबे जब चुनाव लड़ रहे थे, तो ताजमहल के पास ताजगंज जो क्षेत्र है वहां उनकी एक सभा थी। हम छोटे थे, एनएसयूआई में थे उस वक्त, तो उनकी सभा को हम सुन रहे थे। मुसलमान मेरी सभा में खड़े हो तो चले जाएं, मैं उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूं, मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मैं केवल हिंदुओं का वोट। हरिद्वार दुबे क्यों जा रहे हो? गिरिराज सिंह को देख लो, दर्जनों नेता हैं भाई शर्मा जी। हरिद्वार दुबे तो बहुत पुराने नेता हैं, कल्याण सिंह के टाइम हुआ करते थे वो। हरिद्वार दुबे आज दुनिया में नहीं है, मालूम है ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन, 2017 के चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह घोषणा की गई कि उत्तर प्रदेश में हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, मुसलमान भरोसे के लायक नहीं होते, ये गद्दार होते हैं। इन शब्दों से नवाजा गया मुस्लिमों को, और हमने हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में हमें हिंदुओं की सरकार बनानी, और हिंदुओं के वोट के हिसाब से, और सारे हिंदुओं को टिकट दी गई है। हुआ क्या, आज ये जिसकी परिभाषा बता रहे हैं ना, वो वही चीज बताना चाहो। 2017 में सरकार बनते ही मोहसिन रजा जी को मुस्लिम वक्फ बोर्ड का राज्य मंत्री बना दिया गया। भाई ये कौन सी हिंदुओं की सरकार थी? आपने पूरे उत्तर प्रदेश से कहा कि हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, फिर कौन सी व्यवस्था बनी? पूरे आवाम के साथ धोखा करने का काम किया। रामराज की अगर ये बात करते हैं तो आइए, रामराज जिसको कहते हैं जगह जगह बुलडोजर नीति, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी विरोध किया। माँ बेटी को के साथ जो बलात्कार होता है, बीजेपी के नेता उसमें वांछित पकड़े जाते हैं। बहराइच का मामला, उन्नाव का मामला, आगरा का मामला, हाथरस कांड, और अभी आज के जो 2 दिन पहले से वो बराबर चल रहा है लखनऊ का कांड, जहां पुलिस की किसी बर्बरता के साथ जो दुर्व्यवहार किया। मैं तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा भाजपा के बड़े नेताओं से, जो भी चैनलों पर आकर बहुत बड़े बोले बनते हैं, आप 5 किलोमीटर दूर एक गाय अपने किसी लोडिंग टेम्पो में लाद कर, उसमें सवार करके, और अनजान जगह पर ले जाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके दिखा दें, मैं आपको सलाम करूंगा, क्योंकि आपके ही पार्टी के। अरे ठीक है अनिल शर्मा, ठीक है, लेकिन ये इससे कैसे निपटोगे भाई? योगी का ब्रह्मास्त्र है, और संघ ने उसमें धारवार दे दी है, उसको बिल्कुल पैना कर दिया है, चमचमा दिया है, उससे कैसे निपटोगे? अब जाति बातें नहीं चलने वाला आपका।
जी जी, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये शकुफा छोड़ने का जो काम है भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं करती। आपको याद होगा इंदिरा जी को गुड़िया कहा करती थी, चौधरी चरण सिंह को किसान का बेटा कहती, ये क्या हल, ये इनका काम है हल चलाएं, ये क्या करेंगे, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? ये 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते थे, ये 400 पार का दावा करते थे। क्या हुआ? जनता ने इनको आईना दिखाने का अरे काम उसी किया। का तो इंतजाम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 के 9 जीते हैं, बंबई और महाराष्ट्र जीत लें, झारखंड जीत लें, उसी का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये जीतेंगे कहीं नहीं। इनका अब जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा चुकी है। और इनके बड़बोलेपन देखिए, वो लोकसभा चुनाव में भी यही हाल हुआ था, जितने ठीक है। चरण भाषाएं बदली थी। ठीक कभी है, मुस्लिम लीग एक पर और, बात- ठीक है अनिल शर्मा, मैं आऊंगा आपका। एक और पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, ना बटेंगे ना कटेंगे, और 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। इस तरीके के पोस्टर भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे हैं। अखिलेश यादव के साथ पोस्टर कुछ युवकों ने लगा रखे हैं, वो करें हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, और 2027 को नफरत करने वाले, यानी 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील द्विवेदी की तरफ हम रुख करेंगे। सुनील द्विवेदी, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, वो करें कि भाई ये लैब में बना हुआ हथियार है जो योगी के कंधे पर रख के चलाया गया है, और चलाया किसने है? साफ हो गया है कि आरएसएस ने चलाया है, क्योंकि आरएसएस के उस पर मोहर लग गई है। असलियत में समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो उनके पास ना कोई विचार है, ना उनके पास कोई सोच है, ना कोई उनका उद्देश्य है। तो वो गलत नहीं कहते हैं, वो सत्य कहते हैं कि हर चीज उनके यहाँ लैब में ही बनती है, उनके यहाँ सारी चीजें फैब्रिकेटेड होती हैं। तो शायद वो इस विचार को लैब में बना हुआ विचार कह रहे हैं। हमें समझ नहीं आता है। आदरणीय अनिल शर्मा जी भी काफी लंबा चौड़ा व्याख्यान दे चुके। अरे बड़ी साधारण सी बात है, एक बहुत साधारण सा स्टेटमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, एक सीधी सी बात है, बटना मतलब क्या? बटने का क्या मतलब? बटने का मतलब है कि हिंदू संस्कृति, सनातन, हमारी विचार, हमारी राष्ट्रीयता, उसको लेकर के आप एक रहें। और कटेंगे, कटेंगे मतलब अगर आप विचार और अपनी सोच, अपनी समझ को थोड़ा सा सनातन से बाहर ले जाएंगे तो कटेंगे, तो आप राष्ट्रवादी और विकास की मुख्य धारा से कट जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। कटने का अर्थ आप शारीरिक आघात से क्यों लेते हैं भाई? अरे तो भाई इतनी बातें योगी जी कह देते, या हौसबोलो जी साफ कर देते कि भाई शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। ये बातें कहाँ कही उन्होंने? दोनों ने नहीं कही। आप लोग सफाई ले रहे हो उसकी। अब ये किस भय की बात की जाए? हम पढ़े लिखे समाज में, इसीलिए वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो वास्तव में ये विचार उनकी समाजवादी पार्टी की लैब में गया होगा और उसको बीकर में डाल करके, परख नली में डाल के उसका विचार चल रहा है कि मतलब क्या है। अरे बड़ा स्पष्ट मतलब है, बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, परिवार है, हम 4 भाई हैं, हम एक परिवार में रहते हैं, हम संघत्व में बल है, हम एक साथ हैं। बताओ जरा, तो समाज हमें पहचानेगा। कटेंगे कैसे ये बताओ जरा, कटेंगे कैसे बताओ जरा। कटेंगे मतलब कटेंगे कैसे आप समझाओगे दर्शकों को? आप सामाजिक रूप से समाज से कट जाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि भाई एक भाई दूसरे भाई का विरोध कर रहा है, तो समाज भी आपको नहीं पहचानेगा, कहेगा भाई ये तो अपने भाइयों में ही इनका झगड़ा है। तो आप समाज से कट जाएंगे, इसके पीछे इतना तगड़ा समाजशास्त्र छिपा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बटने में हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता या सपा के या बसपा के प्रवक्ता महोदय किसी भी चीज के अर्थ को एकदम अंतिम पायदान पे क्यों ले जाते हैं, उसके गलत स्वरूप को ही क्यों देखते हैं। हम कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, हमारी सनातन परंपरा को सारे लोग थोड़ी हिंदुत्व को पालन करने वाले इस देश में रहते हैं। तमाम ये देश संवैधानिक रूप से चलेगा, सनातन हिंदुत्व से थोड़ी चलेगा देश। सारे लोग हिंदुत्व नहीं पालन करते हैं। मतलब जो हिंदू नहीं है तो राजा साहब की तरह उसका भी जनेऊ कर दो, उसका भी गोत्र बता दो, ऐसा थोड़ी होगा। आप बता के देखो किसी मुसलमान का गोत्र, वो स्वीकार करेगा क्या? कि कहा उन्होंने कहा है
कहा उन्होंने पकड़ करके रस्सी से बांध करके कहा कि आप हिंदू बनिए और सनातन वो कह रहे हैं ना कि जो वो हिंदुत्व को ही कह रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं भैया, आह्वान किया है ना, उन्होंने आह्वान किया कि सारे हिंदू एक हो जाओ। लाए। ये तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी विचारधारा, ठाकुर राजा रईस साहब ने कहा कि 1441 से पहले का जो भारत था, उस भारत को पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है, लोगों में वो विचार डाला जा, लोगों को आह्वान किया जा रहा, लोगों को राजा साहब को तो मैं अलग से एक इंटरव्यू करूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं राजा साहब, तो कोई जोड़ी नहीं, अद्भुत मामला है। राजा साहब तो बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं। राजा साहब ने धरातल, मैं उनका तो एक इंटरव्यू करूंगा बहुत जल्दी। बहुत महेंद्र सिंह, एक ब्रेक का इशारा हो रहा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं, चूंकि ब्रेक चर्चा काफी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता या संघ के विचारक, संघ के आनुषंगिक संगठनों के लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई कटने पिटने वाला मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मसला है, राष्ट्र से कट जाएंगे, समाज से कट जाएंगे, इस तरीके की बातें करें। अच्छा हो इसी तरीके की बातें हो। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन में आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो विपक्ष का जातीय कार्ड है या संविधान बचाने वाला जो कार्ड है, जिसके जरिए विपक्ष ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्या उसकी काट है ये जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और संघ ने भी उस पर मोहर लगाई है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लैब में तैयार हुआ हथियार है, किसके कंधे पर रखकर चलाना है, ये संघ ने उस व्यक्ति का चुनाव किया और इसको चला दिया। सीधे रुख करेंगे, महेंद्र सिंह का वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। महेंद्र जी, क्या इतनी सीधी सरल बातें हैं? आपने लगभग आधे घंटे से अधिक की चर्चा सुनी, क्या इतना सीधा साधा मसला है? ये लोग बिल्कुल, मुझे लगता है कि समाज अगर ऐसा है तो समाज तो, जैसा राजा साहब ने कहा कि रामराज्य तो भी बिल्कुल प्रचंड और घोर रामराज्य आ चुका है। महेंद्र सिंह, राजा साहब ने तो कई और परिभाषाएं भी बदल दी। उन्होंने कहा कि जैसे सिर्फ मुगल काल को ही इस्लामिक यानी मुसलमानों का काल माना है, उसके पहले का तो माना भी नहीं है। तो एक नई जानकारी ये मिली है, वो खिलजी, गजनवी और उसके पहले भी, मतलब अगर आज का जो पाकिस्तान है वहां तो 9वीं शताब्दी में इस्लाम को मानने वाले शासकों ने शासन किया। तो ये एक नई जानकारी, पता नहीं ये कौन से लैब से आई है। और दूसरी ये चीज कि जो राजनीति है लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से देखा या उसके पहले भी देखा कि अब 2-2.5 दशक तक ये जो पीडीए की राजनीति है, ये कह लीजिए, उसमें और थोड़ा कम कर दीजिए, दलित और बैकवर्ड्स की राजनीति होने वाली है। विपक्ष ने इनको एकजुट करने में कामयाबी हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, और धर्म का कार्ड लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब दोबारा से फिर उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म वर्सेस जाति। दुर्गेन जी, जब भी जाति के फैक्टर को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको धर्म के फैक्टर को आगे बढ़ाना ही होगा जी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं राजनीति में, कम से कम। तो बीजेपी दोबारा से, पता नहीं क्यों उसको भरोसा ये हो रहा है, खासतौर पर संघ परिवार को, कि अब राजनीति जो करनी है वो मुझे धर्म के आधार पर करनी है और एकजुट करना है, धर्म वर्सेस धर्म करना है। जबकि बीजेपी अगर ये चाहे कि जो पीडीए की राजनीति है, या पीडीए में ए निकाल दीजिए, सिर्फ दलित और बैकवर्ड्स की राजनीति पे अगर फोकस करे, तो जहां जहां इन्होंने फोकस किया उस पर, उसको वहां सफलता मिली है। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए हरियाणा का जी। हरियाणा में इन्होंने दलितों में महादलितों पर फोकस किया, वहां सफलता मिली। तो ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छा फार्मूला है दलित और पिछड़ों का, और इससे सफलता मिलती है। लेकिन इसको एकजुट अभी विपक्ष कर रहा, खासतौर पर यूपी में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव उसका झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी और जगहों पे अभी इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। और ये बीजेपी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है, कि वो अगर एक
पिछड़ों की, दलितों की राजनीति को और तेज बढ़ाएं। तो मेरा मानना यह है कि बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उनको छोड़ के ये जो जातियां हैं ये बीजेपी की तरफ आएंगी। लेकिन संघ दरअसल दूसरी राजनीति करना चाह रहा। संघ का वही जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है और तमाम उनकी अपनी कल्पनाएं हैं, उनकी अपनी एक एनालिसिस, उसके आधार पर वो चलते हैं। उनको पता नहीं क्यों, मतलब जातियां उनको एकजुट करने में उनको अच्छा नहीं लगता। उनको कि मतलब जाति का भेदभाव थोड़ा कम हो, वो सारी चीजें वैसी कुछ हो, सोशल एक तरीके से जो क्या कहा जाए उसको कि छुआछूत की चीजें हैं और तमाम चीजें हैं, जाति भेदभाव, सोशल रिफॉर्म्स पर उतना उनको काम करने का नहीं करोगे तब तक खत्म नहीं होंगी। आप अगर उस पर कंबल डालने की कोशिश करोगे कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, जैसे उनमें से एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है। रिजर्वेशन की पॉलिसी इसीलिए कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम जैसा नहीं है, वो जाति भेदभाव कम करने की कोशिश के लिए एक टूल है। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करोगे, अगर आप महादलित को एड्रेस ही नहीं करोगे कि ये प्रॉब्लम है, उनको मुख्यधारा में लाना है, आप एक ऊपर से छतरी डाल दोगे कि नहीं धर्म के आधार पर एकजुट हो जाओ। कुछ समय के लिए लोग धर्म के आधार पर एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब बात रोजगार की आती है, जब बात उनके लाइवलीहुड की आती है, तो वो फिर जातियों में बंटने लगते हैं और फिर वो मांगते हैं कि मेरा हक दीजिए। तो आप अगर उनके हक देने को कंबल में ढक देंगे कि उसकी बात ही कोई ना करे, शिक्षा की बात कोई ना करे, रोजगार की बात कोई ना करे और तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात कोई ना करे समाज में, और एक राष्ट्रवाद का एक मुद्दा ले आइए और उस राष्ट्रवाद में खासतौर पर धर्म को जोड़ दीजिए, जबकि राष्ट्रवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र तो बना यहाँ के लोगों से है ना, लोगों के अच्छे, अगर लोग अच्छे नहीं होंगे, लोगों की जीविका अच्छे से नहीं चलेगी, गरीब ही रहेंगे। अभी प्रधानमंत्री साहब पिछले एक बड़े कार्यक्रम में कह रहे थे कि उन्होंने 9 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। इसका मतलब आप समझिए कि 9 करोड़ आबादी, बहुत बड़ी आबादी, और भी 90 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। वो गरीब हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, उनको अभी जरूरत है। अब आप उनको ये कह रहे हैं कि देखिए आप उन समस्याओं को, आप अपने नौकरी की बात मत करिए, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर जो नौकरी दी जाती है उसी पे आप वाहवाही करते रहिए। आप रोजगार के साधन जो बेहतर होने चाहिए थे, जिससे कि आपका थोड़ा लाइवलीहुड, थोड़ा आपका स्टेटस थोड़ा ऊपर आए, उसकी बात मत कीजिए। आप धर्म के आधार पर, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेंगे, इस तरीके के जो डर दिखाते हैं। और खासतौर पर दुर्गेश जी जो भी मिडिल ईस्ट में खासतौर पर बहुत सारे चल रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उसका भी डर दिखाया जाने लगा कि देखिए साहब, मिडिल ईस्ट में अभी इतने सारे देश थे, वहां इस्लाम नहीं था और वहां दूसरे धर्म थे और अब इस्लामिक कंट्री बन गए हैं। वो तमाम बहुत सारे इस तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो और वो सारी चीजें आती हैं। तो वो एक उस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस तरीके के एक फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशंस को भी स्प्रेड किया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि लैब में बना हुआ, तमाम लोग मानते हैं कि ये लैब में बना हुआ है। वो लैब में इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई चीजें जब प्रयोगशाला से निकलती हैं तो उसका कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है और उससे कुछ रिजल्ट अगर आते हैं अपने फेवर में तो उसको पॉलिटिकल पार्टियां समाज में आगे बढ़ाती हैं। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव बहुत अच्छी राजनीति के तौर पर या जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं या जो दलित और पिछड़ों की राजनीति के तौर पर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके भले के लिए कर रहे हैं। वो भी अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रहे हैं राजनीति में कि यहां से मैं सीट निकाल सकता हूं तो मुझे एक ये गठबंधन बनाना है। बीजेपी को लग रहा है कि मैं यहां से सीट्स निकाल सकता हूं इस गठबंधन से, तो मुझे ये गठबंधन बनाना है। वो धर्म के आधार पर गठबंधन बना रहे हैं, ये जाति के आधार पर गठबंधन बना रहे हैं। किसी को विकास से, किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में जो भेदभाव है, समाज में जो कुरीतियां हैं, धर्म में जो कुरीतियां हैं वो दूर हो। वो किसी भी धर्म में, सभी धर्मों में कुरीतियां हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं, जबकि ये सरकारों का प्रयास है, राजनीतिक दलों का सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए। तो राजनीतिक तौर पर जिसको जहां
जीत दिखती हुई नजर आ रही, वो उस प्रयोग को आगे बढ़ाना है। महेंद्र सिंह, ये हम लोग एक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर ऐसा सोचते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन अभी आपने इसी चर्चा में सुना कि बीजेपी के नेता और संघ के विचारक, चिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये कहाँ कि किसी को काट देंगे, पीट देंगे, वो तो सामाजिक तौर की बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें क्या फिट बैठती हैं? क्या लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसा ही कहा होगा? इतनी सीधी सादी बात है ये? वहां तो फिर ये कहना चाहिए ना, तो हम सब भारतीयों को एक होना चाहिए। और देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सब भारत का नाम क्या उन्होंने एक बार भी लिया क्या अपने स्टेटमेंट में? नहीं लिया। तो आप अगर एक इस तरीके का एक स्टेटमेंट दीजिए जिसमें कि बचाव भी हो जाए। अब बचाव के मुद्रा में, मेरा मानना, क्यों बचाव के मुद्रा में? आपकी जो मन स्थिति है उसको आप सीधा रखिए ना, उसको आप फिर क्यों आप उसको आप एक स्टेटमेंट भी देते हैं, उसको बचाव भी करते हैं। जब सवाल महेंद्र सिंह, मुझे लगता है ये कोई बचाव नहीं कर रहे हैं, ये टीवी पर बैठ के प्रवक्ता या लोग कहें। मेरे पास जो रिपोर्ट हैं, जितना भी चुनावी कैंपेन चल रहा है मुंबई में, पूरे मुंबई में यही पोस्टर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव जो हैं, 9 सीटों पर, वहाँ जो गली गली, शहर शहर, टोलियां जो निकल रही हैं, यही नारे लग रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसा मैं दर्जनों जगह से वीडियो मंगा के चला सकता हूँ। यही चल रहा है पूरे देश में, जहाँ जहाँ भी हो, और इसको एक नए तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं समझ पा रहा हूँ। अब जो आपने कहा है कि धर्म की राजनीति में आना मजबूरी है, तो क्या बीजेपी के पास भी कोई और उपाय नहीं बचा है जो उसने एक तरीके से स्वीकार कर लिया लैब से निकले हथियार को? जी, मेरा मानना है बीजेपी के पास उपाय, और ऐसा नहीं है कि नहीं है। संघ के पास हो सकता उपाय ना हो, कुछ संघ की अपनी अलग है, लेकिन अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी चाहे तो बीजेपी के पास बिल्कुल उपाय है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए, हमने कैबिनेट में इतने ओबीसी लीडर्स लाए हैं, इतने ओबीसी लोगों को हमने यहाँ पर किया, इतने दलितों को हमने वो किया, उस एजेंडे को आगे अगर बढ़ाए तो बीजेपी के पास विन विन सिचुएशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि, और बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं इन लोगों ने, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किए हैं इनके पास। लेकिन पता नहीं ये संघ की, अभी जो मैं पिछले दिनों बात हो रही थी कि संघ वर्सेस बीजेपी भी चल रहा है। अभी संघ चाह रहा है कि मेरा बनाया हुआ आदमी, मेरा भेजा हुआ आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बने। ये टसल चल रही है बीजेपी और संघ के बीच में। तो ये ही कहीं एक संघ है बीजेपी में, फिर से अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश उसकी है, और इसीलिए वो बार बार धर्म के नाम पर लोगों को डराता है और बार बार धर्म के नाम पर प्रयोग करने की कोशिश करता है। क्योंकि आरएसएस बेसिकली अपनी एक अलग आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है वो, और निश्चित तौर पर जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को आगे के भविष्य के देश के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश के तौर पर ये सारी चीजें होती क्या? मुझे भी लगता है कि उनको एक ऐसा नेता मिल गया जिसके ऊपर ये इस तरीके के नरेटिव सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी उनके लिए उतना उपयोगी नहीं है, और इसके अलावा जो कोई और नेता आएगा वो शायद इतना ज्यादा हिंदू या हिंदुत्व का वाहक, ध्वजावाहक न रहे। इसलिए ये सारे प्रयोग आरएसएस बार बार करता है और इस बार भी कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मैं बचाव कह रहा था, वो बचाव सिर्फ सोफिस्टिकेटेड बनने के लिए कर रहे हैं। मतलब टीवी डिबेट्स में कहेंगे हम तो पूरे देश को कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं वो हकीकत, हम भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, वोटर भी जानते हैं कि वो किसके लिए कहा जा रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आता हूँ, बहुत सारे सवाल राजा रईस साहब की तरफ हैं। राजा रईस साहब, एक तो पहला सवाल ये है कि अंदर कुछ संघ और संगठन में कुछ है क्या अंदर? एक तो ये सवाल है, बार बार पब्लिक डोमेन में रहता है। मेरे सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। और दूसरा, क्या संघ के पास इसके अलावा कोई और विचार नहीं है? दलितों का उत्थान नहीं हो सकता क्या? कोई दलित को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट, ओबीसी को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट, इसको लेकर कोई नारा प्रयोगशाला से क्यों नहीं निकलता? राजा रईस। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए, कृपया बोलिए। जी, हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण, ये संघ की पहली प्राथमिकता है।
और जातवाद पे तो आरएसएस कभी काम ही नहीं करता। अगर जातवाद के ऊपर काम करते होते तो हमारे यहाँ जो जातिवाद नहीं कर रहे प्रचारक हैं निकलते हैं, राजा साहब, जातिवाद नहीं कर रहे हैं, जातियों के उत्थान की बात कर रहे हैं, उत्थान की बात कर रहे हैं। फिर आप क्यों चलाते हैं वनवासी कल्याण आश्रम, दलित के तमाम संगठन आप लोग चलाते हैं, इस तरह संगठन क्यों चलाते हैं फिर आप? ऐसा है। अगर जातियों पे काम नहीं करते तो फिर जरूरत क्या है? उड़ीसा में इतने दिनों से दारा सिंह चौहान से लेके अब मुख्यमंत्री बनाने तक आप क्या कर रहे थे वहां? यही तो कर रहे थे वहां। विषय पहले समझ लीजिए, पूरा विषय ये है कि जातवाद छुआछूत को नहीं मानता संघ, और अगर जात को मानता तो नाम के आगे सरनेम लगता। तो हमारे यहाँ जितने प्रचारक निकलते हैं सिर्फ नाम होता है, सरनेम नहीं होता है। यहीं से आप पहले समझ लीजिए। दूसरी चीज, संघ की अपनी आइडियोलॉजी है, खुद की प्रेरणा से बोलता है। 10-20-50 हजार जब कहीं इंजीनियर निकलते हैं उसमें से कहीं एक वैज्ञानिक निकलता है। हमारे यहाँ संघ का स्वयंसेवक जो मुख्य शिक्षक होता है वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन कर सकता है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि जातवाद की और इसकी राजनीति करता है संघ? संघ राजनीतिक नहीं करता है, न राजनीति पे विश्वास नहीं, करता जातिवाद है। की राजनीति नहीं करता, उसने ये अपना किसी एक भी कोई नहीं संगठन करा बनाया, उसमें वो- राजा साहब, ये कोई नहीं करा कि संघ जातिवाद की राजनीति करता। संघ जाति पर काम नहीं करता, उसको धर्म जो है वो आसान फार्मूला लगता है, ज्यादा ज्वलनशील लगता है, ये कह रहे हैं। ये धर्म ज्यादा ज्वलनशील है, जल्दी असर करता है, जाति में समय लगेगा, कहो 100 साल और लग जाए आपको हिंदू राष्ट्र की स्थापना में। जितने भी पंथ आए वो धर्म थोड़ी है भाई। महावीर जैन ने जो आंख कान खोल करके, बुद्धि खोल करके जो बात की, वो महावीर जैन बना। ऐसे ही सिख, ऐसे ही मोहम्मद साहब, इसी तरह के ईसाई जिन्होंने बात की उनका धर्म बना, वो महापुरुष हुए, मजहब बना, पंथ बना, धर्म नहीं बना। धर्म एक ही है, वो है सनातन। इसलिए खुद भी गुमराही से निकलेंगे, दुनिया को गुमराही से निकालेंगे। इस आइडियोलॉजी पे संघ काम करता है। अच्छा, दलितों का उत्थान नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं मिटाएंगे? ऐसा है, गरीबों का उत्थान नहीं हो रहा है। अरे आप दलितों की बात बताइए। कर रहे हैं हम, गरीबों का उत्थान तो जो आपके नेता नरेंद्र मोदी कर ही रहे हैं। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि एक एक नगर पंचायत में 2-2 हजार मकान मिल रहे हैं मुसलमानों को। इस पे कभी आवाज उठाइए कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? लाखों मकान दिए जा चुके हैं और वक्फ बोर्ड शांत बैठा, इस पे आप लोग बात नहीं करते हो। अच्छा भाई अनिल शर्मा, वक्फ बोर्ड पे सब माफिया घुसे हैं। और मुसलमानों को, अभी मुबारकपुर है, आजमगढ़ में मुबारकपुर एक कस्बा है, वहां मुसलमानों को 2000 मकान मिले। अब आप बताइए। दूसरा मुबारकपुर नहीं गिना पाओगे पूरे उत्तर प्रदेश में, एक ही मुबारकपुर है बस, उसी को बताना पड़ेगा आपको। दूसरा मुबारकपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां 2000 मकान मिले हो, नहीं है। अब मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 19-20% है। ऐसा है, सुनिए, मुबारकपुर वो आप जो पसमानदा को भी भूल गए। अब चुनाव में थोड़ा याद आया, फिर आपको लगा तो घाटे का सौदा है, पसमानदा भी भूल गए आप। पसमानदा का नाम आपका न संघ का कोई नेता ले रहा, बीजेपी तो भूल गई बिल्कुल। ये कैसे कर दिया पसमानदा? मुसलमानों में तो सारे लोग आते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, सर्वजन समाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक बात है। अनिल शर्मा, इतनी बढ़िया बात अभी कही राजा साहब ने, वो कह रहे हैं कि हम सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये काम कहाँ, ये जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। अनिल शर्मा, सारा समाज अपना है, राम राज्य है, इसलिए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पहले आप समझ लीजिए, ठीक बात है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसी को रामराज कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। राम राज्य पर एक अलग बहस करनी पड़ेगी। अभी जरा इसी पर आ जाएं, जो वोट राज्य है, वोट तंत्र, उस पर बात कर लेते हैं। जिनकी दुकानें बंद है उनको तकलीफ हो रही है। अनिल शर्मा, आपकी दुकान बंद है, आपको एक सीट भी नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, और देश में भी आपका हाल ठीक नहीं। बोलिए, बहुत बड़ी किसको एक सीट नहीं मिली? अनिल शर्मा को कह रहे हैं हम। आपको तो मिली है, बहुत काफी कम मिली है इस बार लोकसभा में। अच्छा, अनिल शर्मा को कह रहे हैं, इनको अखिलेश यादव ने दिया नहीं, ये खाम कहाँ चिल्ला रहे हैं कांग्रेस वालों को। बोलिए अनिल शर्मा। बड़ा आश्चर्य होता है। आरएसएस का मूलभूत उद्देश्य, भाई आरएसएस का मूल हिंदू समुदाय को मजबूत करना, हिंदुत्व की विचारधाराओं को फैलाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, इस तरह की विचार, ये कहते सभी के लिए तैयार है।
क्यों 994 प्रत्याशी लड़ाए गए, आप बताइए स्थानीय निकाय में क्या मुसलमानों को टिकट नहीं दिए गए? आप आंकड़ा निकाल लीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। राजा साहब आप रुकिए कृपया, बोलिए भाई, जवाब दीजिए। राजा साहब बिल्कुल मोर्चा लिए हुए हैं, चिंता मत करो अनिल शर्मा, बीजेपी और संघ सबका काम कर देंगे, वो परेशान ना हो। बोलो। मुसलमान प्रत्याशी आप न होते, ऐसा मुसलमान प्रत्याशी में चर्चा मत करो, इसका कुछ खोजो, कैसे चलेगा काम। ये जो हथियार लेकर आए हैं, ये प्रयोगशाला से जो निकला है हथियार, इसका क्या करोगे अनिल शर्मा, कैसे निपटोगे? काम किया क्यों उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं? ये आपको लगता है धोखा? मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन बना है, इसमें कार्यकर्ता काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये निष्ठावान है, अच्छा है, तो इसको सरकार में भेज रहे हैं। मान लिया बिना जाने मुझे आपस में बांटना चाहते हैं, और इधर जो है नए मंच बनाकर मुसलमानों के वोट भी आपको चाहिए, तो हरी नीति कब तक? ऐसा ये दिमाग से निकाल के कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मिलता है हमको। मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, बिना मुसलमान के हम सरकार बनाते हैं, बिना मुसलमान के सरकार चल रही है। वो राम राज्य है जहाँ खुलेआम राम राज्य है, वो राम राज्य है। ऐसा है सुनील जी, राम राज्य है जो बिना मुसलमान के सरकार बन रही है, फिर भी मुसलमान को अधिकार दे रहा हूँ, मकान दे रहा हूँ, सरकार में हिस्सा दे रहा हूँ। बिना मुसलमान के सरकार बन रही है क्यों? बिना मुसलमानों की सरकार नहीं बनाया। तो सबसे पहले आप अपनी पार्टी में जितने मुसलमान है सबको बाहर निकालने का काम करें, तब देखते हैं कि कितने मुसलमानों की सरकार बना रहे हैं। कैसा है फिर? ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है, संघ की बात करोगे तो ये संघ का विषय है। ठीक है, ठीक है। संघ और भाजपा क्या है फिर? संघ और भाजपा क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक अंग नहीं है भाजपा, आरएसएस का राजनीतिक अंग नहीं है, मना करिए। अगर भाजपा आरएसएस का राजनीतिक अंग नहीं है तो मना कर दीजिए ना। विचारधारा मेरा ही अंग है, वो मेरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारा ये भी तो है, हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण। जब मुसलमान को जान लेंगे, पहचान लेंगे, परख लेंगे, पहचान लेंगे। नहीं क्यों राजा साहब, क्या मुसलमान के बारे में अभी भी संदेह है? क्या जो जानना, पहचाना, परखना अभी भी क्या संदिग्ध है मुसलमान इस देश का आपकी नजर में? उत्तर प्रदेश का व्यक्ति। रुकिए अनिल शर्मा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अनिल शर्मा रुकिए, राजा साहब जरा इसका जवाब दे दीजिए। क्या संघ की नजर में, बीजेपी की नजर में अभी भी क्या मुसलमान संदिग्ध है? क्या जो आप परखेंगे, जांचेंगे, टेस्ट करेंगे, कसौटी लगाएंगे, परखने लिए लगाएंगे, अभी भी जरूरत है क्या इसकी? ऐसा ही ये तो पहले कॉन्सेप्ट साफ कर लीजिए। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की नहीं। हमारे यहाँ संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो कार्यकर्ता आएगा साल 2 जी, मुझे लगता है कि राजा साहब का नेटवर्क गड़बड़ा गया है कुछ। सुनील द्विवेदी, क्या आपको लगता नहीं कि इस तरीके के मुद्दे राजनीतिक रूप से माइलेज लेने के लिए उठाए जाते हैं, समय देखकर, चुनाव देखकर, वक्त देखकर? सुनील द्विवेदी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, बटने का मतलब कहाँ है? बटने का मतलब है विचारधारा से मत बटिए, राष्ट्रीयता से मत बटिए। बटेंगे तो समाज की मुख्य धारा से आप कट जाएंगे। 2 लाइन की ये बात है। अब रही कांग्रेस प्रवक्ता महोदय की बात, बुझता हुआ चराग हूं अपनी मजार का। ये बेचारे क्या कहेंगे? इनके पास कहने के लिए कुछ है? मैं बड़ा ध्यान से इनको सुन रहा था। इनको तो आरएसएस का प्रवक्ता होना चाहिए पहले। मैं तो कहूंगा इसके तुरंत बाद वो प्रयास चालू कर दें। इन्होंने आरएसएस के मूल जो मंत्र है, मूल मुद्दे, इन्होंने अपने पिछले संभाषण में लगभग आधे समय तो उन्होंने आरएसएस की विचारधारा बताई है। अरे कांग्रेस की विचारधारा बताइए आप भाई, आप उसके लिए वहां बैठाए गए। द्विवेदी जी, हम तो आपकी विचारधारा ही बता रहे हैं। आप गांधीवाद समाजवाद पर कहाँ है? आप बताइए ना। गांधीवाद और समाजवाद आप लगातार आरएसएस के मूल मंत्र को बता रहे हैं। राम राज्य क्या है उसकी परिभाषा पूछ रहे हैं। अरे भाई साहब, आप अपने विचार व्यक्त करिए। हमारे विचार जब इस तरह की बात राजनीतिक मंचों से अगर की जाएगी कि कटोगे बचोगे, इसका मतलब क्या है? आप वोटों को काटने बांटने की बात करें, न किसी समाज की बात, केवल वोटों को काटने बांटने की बात करें। बारी बारी से अनिल शर्मा, सुनील द्विवेदी, बारी बारी से। दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, और दरअसल मैं ये बिल्कुल कांव वाली डिबेट में नहीं करता।
बारी बारी से बोलिए। जनता पार्टी का भाई साहब आप उस स्टूडेंट की तरह है 33% नंबर ला करके उसको सीट और ट्रॉफी लेकर के पूरे देश में घुमा रहे हैं। 99 सीटें क्या गई, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए, थोड़ा सा प्रभाव आया, दूसरे के सहारे की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं आप, दूसरे के सहारे से दूसरे की बात करते हैं। तो पार हमारा देने वाले बैसाखियों पर आ गया, अच्छी बात है, आप खड़े हो जाए, अपने उद्देश्य बताइए भैया। आप आरएसएस को रामराज की, भाई साहब रामराज की परिभाषा को सीख लेनी चाहिए थी। अब रामराज की परिभाषा ही नहीं जानते, कहीं नहीं ला पाएंगे रामराज। आप रामराज की परिभाषा केवल उद्देश्य कहाँ है? राम आपका उद्देश्य क्या है? आप केवल बताइए ना, अब रामराज की परिभाषा केवल बेमौसम फैलाना, आप बताइए ना, हमारा उद्देश्य हम बिल्कुल की बात रहने चाहिए, बांटने काटने की बात न करिए। देश हमेशा एकता की सद्भावना की बात करता चला है। हिंदू मुस्लिम भाई आपस में भाई भाई की बात। बारी बारी ठीक है। अनिल शर्मा अब उनको बोलने दीजिए, सुनील द्विवेदी को बोलने दीजिए। देखिए वो आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं करे, बोलने दीजिए। बोलिए सुनील द्विवेदी, बोलिए। आप बताइए, मैं बोल रहा हूं, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब बोलिए महाराज, बोलिए। अनिल शर्मा आप सुनिए। आप विचार शून्यता है इनके पास, इनकी गलती नहीं है। विचार शून्यता आपके पास शून्य है। बोलने दो भाई, बोलने दो, जवाब दे देना अनिल शर्मा, बोलने दो उनको भाई। वो कह रहे हैं तो जरा सुनने की क्षमता रखो भाई शर्मा जी, सुनने की क्षमता रखो। राहुल गांधी जी से इतना घबराए हुए को अच्छा ठीक है, आप सुनील द्विवेदी इनको बोलने दीजिए। बोलिए अनिल शर्मा, बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। अभिनेताओं से घबराया नहीं जाता है। अभिनेता है, अपना कार्य करेंगे, कभी टी शर्ट में आएंगे, कभी मैकेनिक के पास बैठेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर यहाँ नहीं, कभी सारंगी बजाएंगे, कभी नाले से गैस निकालेंगे, कभी बिजली बजाएंगे। फिल्म जगत में उनको काम मिलेगा। और देखिए, खाली राहुल गांधी जी कभी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। रोजगार उनके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि अब अच्छा काम कर रहे हैं। रोजगार उनको नहीं प्रॉब्लम। अनिल शर्मा वो कह रहे हैं कि आपका नेता बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ काम मिलता रहेगा, एक्टिंग बढ़िया करते हैं, वो नेता नहीं अच्छे हैं, वो कह रहे हैं। ठीक है सुनील जी, ठीक है, अब बोलने दीजिए उनको। बोलिए अनिल शर्मा। बेरोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, कभी पकड़ो, ग्रेजुएट व्यक्ति पकड़ो चलेगा। अब लीजिए, ये बेरोजगारी पे चर्चा शुरू हो गई, आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए महेंद्र सिंह के पास जा रहा हूं। महेंद्र सिंह, इस तरह की राजनीति, जैसे भी राजा साहब बार बार इस बात को, ठीक है दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। अनिल शर्मा, सुनील द्विवेदी शांत हो जाइए, आपकी बातें आ गई। महेंद्र सिंह, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी, इस तरह की चीजें हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या समाज में किस तरह के इफेक्ट पड़ेगा, राजनीति में किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? महेंद्र सिंह तो तारीफ कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया महाराज। महेंद्र सिंह बोलिए। अनिल शर्मा, सुनील द्विवेदी, अनिल शर्मा, सुनील द्विवेदी जी, महेंद्र सिंह बोलिए। देखिए, मजबूरी मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। अनिल शर्मा प्लीज, और सुनील द्विवेदी प्लीज, बस। महेंद्र सिंह बोलिए। लोगों को बेरोजगार करेंगे ये। अच्छा अनिल जी, लोगों को रोजगार भी देंगे। अब बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। किसान आराम आएंगे, अनिल जी आप अगर बोल चुके हो तो मैं बोलूं? नहीं, हो गया, महेंद्र सिंह बोलेंगे, हो गया, बोलिए। जी, दरअसल ये दोनों लोग जो आपस में बात कर रहे थे, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन जो मैं कह रहा था कि ये जो राजनीतिक तौर पर सीटें बेसिकली किस फार्मूले से हासिल की जाए, एक तो राजनीतिक पार्टियों का ये एक अपना फार्मूला है। दूसरा ये है कि मुद्दों पर ध्यान ना जाए उसको लेकर के, क्योंकि सरकार केंद्र में भी और सरकार उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की है, और निश्चित तौर पर लोग अब तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट करने लगे हैं, बात करते हैं, नौकरी मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, महंगाई बढ़ रही है, वो तमाम चीजें जो हैं, तो वो एक गौड़ हो जाए, वो उस तरफ ध्यान ना जाए, और एक डर दिखाया जाए लोगों को। बहुत डर है, इस्लाम का जो एक डर है वो दिखाया जाए, और वो दिखा करके लोगों को की कोशिश है। ये एक स्ट्रेटजी है। आप देखेंगे कि ये जब जातीय आधार पर एकजुटता की बात विपक्ष करता है या दूसरे दल करते हैं, जो भी दल इस बात को बोलते हैं,
हैं तो आरएसएस धर्म का कार्ड जरूर लेकर के आता है। अब यहाँ पर जो राम राज्य या ये सारी चीजें, राम राज्य का तो एक फार्मूला ये था कि सब मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे का आदर सत्कार करेंगे, सब एक दूसरे के धर्म का आदर सत्कार करेंगे, सब अपने एक दूसरे के धर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक उस तरीके की भावना को एक परिकल्पित किया गया है राम राज्य, मतलब एक अच्छा राज्य। अब यहाँ कटेंगे तो बटेंगे। अब ये एक ऐसा बयान है जिसकी साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं, और उसको लेकर के फिर आप ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर आप इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप इसको इस धर्म के चश्मे से ना देखिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो आपका वोटर है या नागरिक है जो ये समझता है, अब इतना बेवकूफ नहीं है, तो वो ऐसा तो कम से कम बिल्कुल भी आपकी इन बातों पे नहीं आने वाला है। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, सुनील द्विवेदी और ठाकुर राजा रईस, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को बहुत गंभीरता से सुना। दरअसल जो महेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम की जो अंतिम बात कही कि दरअसल इस तरीके के नारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अब ये किस सेंस में प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग करने वाले जाने, इसे बनाने वाले जाने, और इसके क्या परिणाम होंगे वो आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मूल मुद्दे, ये जवाबदेही, इनसे ध्यान हटाने के लिए होते हैं। और जब जब समाज जातियों में टूटता है तो धर्म की राजनीति कमजोर होती है, और जब जाति राजनीति तूफान पर होती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस फ्रंट पर बीजेपी मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर पाती है। चुनाव है, राजनीति है, अपने अपने तरीके से लोग इसको कर रहे हैं, नारे गढ़े जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है। लेकिन दर्शकों से मेरी अपील, और जो लोग वोटर हैं जहां जहां चुनाव है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने मूल मुद्दों पर वोट दीजिएगा। आपको अगर कोई नौकरी की बात करता है, आपको अगर आपके खाने की बात करता है, आपके जीवन स्तर को सुधारने की बात करता है, तो उन पर वोट दीजिए। कोई इस देश में खतरे में नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।